ठीक है, पास तो देखो हो ही रहे थे, पास होना कोई बड़ी डील नहीं है। बात ये है, अगर तुम्हें साइंस करनी है ना 11th-12th में, तो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो ये फैक्ट है, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, कई बच्चे कहते हैं, मैं आप तो पहले डरा देते हो, बेटा वहां जाके तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, फिर 11th-12th में कैलकुलेशन सीखोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक दिन में नए 100 कॉन्सेप्ट आएंगे हर सब्जेक्ट में, बिल्कुल नया है। 11th ऐसा लगता है कौन से प्लेनेट पे पहुंच गए, अभी तक भी तो पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अब 9th है, जैसे 9th भी डिफिकल्ट है, लेकिन 9th डिफिकल्ट उनके लिए, जैसे मैथ्स तो उनके लिए डिफिकल्ट है जिनकी बेसिक कैलकुलेशंस वीक है। 9th में फिर भी इतना टाइम होता है कि तुम चाहो तो इंप्रूव कर लो, समझ रहे हो? 9th में इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम चाहो भी प्रैक्टिस करके 1-1.5 घंटा रुक के लास्ट में टीचर का दिमाग खा के सब कुछ ठीक कर सकते हो। सारे बच्चे चाहे कोई कितना वीक है कर सकते हो, एक लेवल तक पहुंच सकते हो। बट 11th में वो ऑप्शन नहीं है। 11th में 1.5-2 घंटे की क्लासेस होती हैं एक सब्जेक्ट की, 3 घंटे क्लास चलेंगी, 3.5 घंटे, फिर कैलकुलेशन ठीक करोगे, नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, है ना, वो दिक्कत आती है। इसलिए बेसिक कैलकुलेशंस अपनी ठीक कर लो जितनी कर सकते हो, जितना तुम्हारा बूता है सब लगा दो, सारे दम लगा दो इसमें। ये तो स्कूल में पास हो रहे थे, स्कूल में पास हो भी जाओगे, कोई बड़ी डील नहीं है, नंबर कम आएंगे, इट्स ओके। तुम ये तो सोचो कि तुम प्लस हो रहे हो, तुम्हारी कैलकुलेशन से कोई चीज़ बेटर हो रही है। ठीक है, स्कूल में कम नंबर आ गए, 5-10 नंबर, कोई बात नहीं, लेकिन इधर तो कुछ प्लस सीख रहे हो ना, उन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो हो नहीं। अगर सीखोगे नहीं चीज़ें फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब 11th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा। आओ वेट कर लें 2 मिनट या चलो शुरू कर देते हैं, अब आएंगे बच्चे लेट। सो आज हम रिवाइज कर रहे हैं अपना बायोलॉजी का 5th चैप्टर, जो है अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसके बारे में है चैप्टर? है मैम सेल के बारे में। रिवाइज कर रहे हैं, पूरा चैप्टर हमने क्लास में पढ़ लिया है बहुत धीरे धीरे, बट अब हम इसे रिवाइज भी धीरे धीरे कर लेंगे, 2-3 दिन में हो जाएगा, इट्स ओके, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ट्यूसडे को। संडे को आप लोग की पीटीएम है 3:30 से 5:30, और ट्यूसडे को इसका टेस्ट है क्लास टाइमिंग पे ही। 10th का भी मैं तुम्हारे साथ ही ले लूंगी, है ना, मेरा दोनों टेस्ट है उस दिन। सो अब तुम्हें रेडी होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर तुम्हें करना है टाइम पास तो आप कहीं भी चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम टाइम पास वालों को पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार अंदर से इंप्रूव करना है, थोड़ा बहुत बेटर होना है, तो आप पढ़ो, फिर कोई आपको टेंशन नहीं है। आप एक्स्ट्रा टाइम मांगोगे वो मिलेगा, टीचर से कहोगे कि हमारे साथ बैठो, हम बैठेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो स्कूल का चक्कर छोड़ दो, वहां पास होना है क्या फेल होना है, जो भी होना है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर अपना चैप्टर नंबर 5 सेल। देखो पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट अभी भी स्लो करेंगे, और यहाँ पर तुम्हें मुझे आंसर ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन है, मेरा रिवीजन नहीं है। किसका रिवीजन है? मेरा है। मैं तो पता नहीं कितनी बार कर चुकी रिवाइज, तुम्हारा रिवीजन है, तो तुम्हें इंटरेक्टिव रहना है क्लास में। हाँ जी, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, या फिर सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब बताओ क्या होता है? बेसिक का क्या मतलब है? लाइफ। लाइफ का यहां पर मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मैम अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना, तो उसकी सबसे 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 बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सबसे छोटी चीज क्या है उसके अंदर? एक सेल है, जो उसको जिंदा बनाता है, जो उसको लिविंग बनाता है ना। लाइफ कहते किसको है? लाइफ उसी को बोल रहे हैं मैम। लाइफ की शुरुआत, बायोलॉजी की शुरुआत जो है वो है ही सेल से। क्योंकि तुम्हें पता है वायरस सेल नहीं है, तुम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो। वायरस में कुछ कमियां है कि वो सेल नहीं बन पाया, इसलिए वो नॉन लिविंग और लिविंग का कनेक्शन है, वो बीच का है ना। सो लाइफ बनने के लिए, लिविंग बनने के लिए मिनिमम क्या चीज की रिक्वायरमेंट है मैम? मिनिमम एक सेल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल मैम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ जी नाम बताना जरा, किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिल में आ रहा है? जल्दी बोलो, हैं कौन कौन से आ रहे हैं? इसके में ह्यूमन, और किसी ने बोला प्लांट, हाँ चलो एनिमल, वैसे ह्यूमन भी एनिमल ही है। और बताओ, और बोलिए, बैक्टीरिया, और आओ जल्दी, हाँ जी बोलिए। और बहुत सारे मैम, अमीबा वगैरह वगैरह। और कौन आ जाएगा? और कौन आ जाएगा मैम? फंगस। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरस इसमें नहीं आता क्योंकि उसके अंदर सेल नहीं है। इन सबके पास सेल है। सबके पास क्या है बच्चों? सबके पास सेल है। रिवाइज कर रहे हैं, मियोसिस का थोड़ा सा डायग्राम बचा हुआ है, उसको रिवीजन में ही कवर कर लेंगे, 2 बार वहीं पे करवा दूंगी, ठीक है। सो इसलिए मैम इसको बोल रहे हैं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके स्ट्रक्चर में बेसिक क्या चीज है? बेसिक है सेल। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी, कैन एनीवन टेल कि इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं सेल को? क्या हुआ हाथ में?
ओ माय गॉड, हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं खड़ गई है ना। तो तेरे को दिख नहीं रहा तो खुंदस में है और बगल में खड़ा हुआ है। अपने अपने को ओ, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, उसकी बेचारी कोई गलती है ना। चलो ध्यान रखो भाई, ये अच्छा बहाना है। टेस्ट लिखा नहीं गया टेस्ट में क्योंकि हाथ में दर्द था, है ना पहले है। आओ, फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल तो समझ गए सारे बच्चे। स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैम जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स है, चाहे एक बैक्टीरिया को उठा लो, चाहे हमें उठा लो, चाहे किसी पौधे को उठा लो कहीं से, सबसे छोटी चीज जो है ना उसके अंदर सेल मिलेगी आपको, जिसकी वजह से वो लिविंग है, जिसकी वजह से उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैम एक अकेली सेल सारे काम कर सकती है। कैसे कैसे पता मैम, हाँ जी कैसे पता मैम, हमने इतना पढ़ लिया अभी तक, हमें ये चीज पता है कि बैक्टीरिया एक सेल है, अमीबा कितनी सेल है, एक सेल है। इन दोनों को तो जानते ही हम, और किसी को हम जाने ना जाने हम इसे जानते हैं। एक हमने अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसको जानते हैं, है फंगस, लेकिन कितनी सेल है इनकी बॉडी में मैन, इन सब की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। हाँ जी ये बताओ जरा, क्या ये जिंदा नहीं है, जिंदा है। क्या ये सारे काम नहीं कर रहे अपने, सारे काम कर रहे हैं। हाँ जी, काम मतलब क्या है, एक सेल के काम करने का मतलब क्या है मैम, एक सेल के काम करने का मतलब है ये खाना भी खा रहा है, ये सांस भी ले रहा है ना, उस फूड को ब्रेक भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है मैम, ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है अपने। तो क्यों नहीं है फंक्शनल यूनिट है, ये है फंक्शनल यूनिट, क्योंकि एक सिंगल सेल अपने सारे काम कर पाता है। बैक्टीरिया कब इवॉल्व हुए थे, कितने पहले, सबसे पहली लाइफ फॉर्म यही थे, सबसे पहले धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया ही है, अब तक है। क्यों है, मर जाते अभी तक तो, अगर एक सिंगल सेल एफिशिएंट ना होती तो मर गए होते, लेकिन मरे नहीं है। क्यों, क्योंकि मैम सारे काम कर लेता है, सारे काम का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और बायोसिंथेसिस, मतलब नई नई चीजें बनाना। एक सेल ये सारे काम कर पा रहा है, हम भी कर लेते हैं। तो वही तो बात कह रहे हैं, हम इतने सारे सेल वाली बॉडी यही काम कर रहे हैं, वो एक सिंगल सेल यही काम कर रहा है। इसका मतलब एक अकेली सेल भी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शन सारे फंक्शन, दो ही कहां है, एक एक करके। हाँ यूजलेस नहीं है, हमारी बॉडी एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इवोल्यूशन के साथ आई है ना। ये सबसे पहली सेल है, एक अकेली सेल सारे काम कर पा रही थी, धीरे 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 एनवायरमेंट चेंज हुआ, धीरे धीरे चीजें पता चली कि अच्छा ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मल्टी सेलुलर बने। साइज है ही नहीं कुछ, हम तो दिख रहे हैं, वो दिखते हैं तुम्हें। हाँ जी बैक्टीरिया दिखता है आंखों से। मैम मैं कल जा रहा था सड़क पे से, मुझे एक बैक्टीरिया पेड़ पे हाय बोल रहा था, ऐसा दिखा है कभी, नहीं पेड़ भी नहीं हाय बोल सकता बेचारा, इतनी सारी सेल है उसके पास। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, कैपेबल ऑफ डूइंग परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस, सबसे छोटी चीज है जो सारे काम कर सकती है, ठीक है। ये मतलब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब आ जाओ डिस्कवरी ऑफ सेल पे। डिस्कवरी ऑफ सेल बड़े बेहतरीन तरीके से क्लास में पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट हुक। हाँ जी कितने, कौन से ईयर में, 1665। अब तुम्हें इंटरेक्टिव रहना है क्योंकि तुम्हारी संडे को पीटीएम है 3:30 से 5:30, दोबारा बता रही हूँ जिसने मैसेज ना देखा हो ग्रुप में, और ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट है इसी चैप्टर का, ठीक है, तो अपना गेट रेडी। हाँ जी क्या किया था डिस्कवरी में, क्या हुआ था डिस्कवरी में मैम, ये हुआ था रॉबर्ट हुक ने ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको बेसिकली शौक इस चीज का था, माइक्रोस्कोप्स को, मैग्नीफाइंग लेंसेज को डिजाइन करते थे वो। अब ऐसे ही बैठे हुए थे, डिजाइन कर ली एक लेंस या एक माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या करा, एक बॉटल के ऊपर से ना कॉर्क उतारा। कॉर्क कैसा होता है, कॉर्क मैम लकड़ी का एक इस तरीके का ढक्कन होता है, उसको कॉर्क बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा एयर टाइट होता है ना। एक बार ये ढक्कन किसी चीज के ऊपर लग गया तो एयर जो है वो आर पार नहीं होती है, उस चीज में एयर कभी घुस नहीं सकती जिस सैंपल के ऊपर तुमने कॉर्क लगा दी। बनती कैसे है, वो तुम्हें सवाल यही पूछ सकता है, कॉर्क कहां से बनती है। बेसिकली कॉर्क जो है वो डेड सेल्स होती हैं, और मैम ये हमें मिलती है पेड़ की बार्क से, ये पेड़ की जो छाल होती है सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, डेड सेल्स होती हैं इसके अंदर, इससे बनाई है तुमने। अब इसने क्या करा, बंदे ने ऐसी साइड में पड़ी हुई थी, रॉबर्ट हुक ने, बंदा नहीं रॉबर्ट हुक ने, इसने एक पतली सी स्लाइस काटी, काट के इसके नीचे देखी तो इसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। हाँ जी कैसा स्ट्रक्चर नजर आया, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। देखो हनी कॉम कैसा होता है मैम, वो भी ऐसे ही होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें भी गोल 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 है। बेसिकली ये भी थोड़े हेक्सागन है, दिख रहे हैं तुम्हें, ये गोल नहीं है, हेक्सागन से दिख रहे हैं, ऐसे ऐसा ही उसको नजर आया। तो इन्होंने क्या किया मैम, इन्होंने इन कंपार्टमेंट या इन डब्बों का नाम क्या रखा था बच्चों, सेल। और सेल जो है वो कैसा वर्ड है, जर्मन, लैटिन, क्या मतलब है, छोटा सा कमरा।
हाँ, लेकिन उसको नहीं दिखा होगा ना ये, उसने शायद हनी कॉम ही देखा होगा। ऐसा ही है, सांप की जो कांचली होती है ना, ऊपर से स्किन वो होती है, स्किन कास्ट बोलते हैं उसको, वो ऐसी सी होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में से एक पतली सी स्लाइस काटी। कॉर्क कहाँ से बनती है? बार्क ऑफ ट्री से बनती है। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखा या माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जो उसने खुद बनाया था, और उसको ऐसा नजर आया है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उसको नाम दिया सेल, और सेल नाम आज तक है। सेल के नाम से जर्नल भी है जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं, सेल के नाम पे एक पूरी किताब है। तो सेल इज बहुत ज्यादा फेमस है ना, फेमस ये तुम्हें पता है। अब सेल अब यूज करना स्टार्ट करा है, हमेशा यूज करोगे इस वर्ड को, सेल सेल सेल, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, डिस्कवरी सबको क्लियर होनी चाहिए, एक बार पढ़ लो। अब फोकस यहाँ होना चाहिए, बातें नहीं करोगे। हाँ जी, बातें नहीं, फोकस यहाँ। रॉबर्ट हुक 1665 एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, ये ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या थी रॉबर्ट हुक की? ही हैज सीन द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स और बॉक्सेस, और इन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया था सेल। सेल का, सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। देखो एक चीज और है, अभी तुम्हें लग रहा होगा तुम 9th में हो, तुम एक्चुअली चिली करते आ रहे हो अभी तक, अब तक तुम स्कूल में पास हो रहे हो, तुम्हें पता है, तुम 1-2 दिन पहले पढ़ लेते हो, थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ सही कट रही थी, है ना, तुम्हारा सही लाइफ कट रही थी कि नहीं? अब तुम्हें एकदम से ऐसा लग रहा हो यार घर वाले भी पीछे पड़ गए, ये मैम भी यार, सर भी, सब पीछे क्यों पड़े हुए हैं इतना? तुम्हारे भले के लिए ये, हमें कोई फायदा नहीं है। हमें क्या मिलना है तुमसे? क्या मिलना है? एक ही चीज मिलनी है, वो मिल चुकी है, क्या? फीस। लेकिन एक दूसरी चीज मिलनी है इंपॉर्टेंट, जो हमें चाहिए एक्चुअल में, फीस नहीं चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ अगर हम इस प्रोफेशन में आए हैं तो हम उसको जस्टिस दें। हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर सब कुछ अपना ताम झाम छोड़ के, अच्छा खासा सब कुछ था हमारे पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, बहुत ज्यादा ही था, ठीक है, सबकी दया से। हमें इंटरेस्ट है, मुझे और सर को बहुत ज्यादा टीचिंग में, तो हम अपने इंटरेस्ट से आए थे, अब भी है, लेकिन तुम लोग वो तो नहीं दिखाते इंटरेस्ट। तो हम सीरियसली पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उस चीज में, सुन रहे हो? सीरियसली इंटरेस्ट लो, इंप्रूव करो, अपना भला देखो बस, बाकी किसी का कुछ मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि हमें इतना क्यों फोर्स किया जा रहा है। एक बार सोचो तो बैठ के इस चीज को, कि सर और मैम को क्या ही मिल रहा है, पेरेंट्स को क्या ही मिल रहा है पीछे बढ़ के। एक बार सोचो इस चीज को बैठ के तसल्ली से, अगर कुछ होगा तो किसका भला होगा फ्यूचर में। मेहनत तो तुम्हारी लगेगी, देखो डेफिनेटली हमारी मेहनत लगेगी, तुम्हारी भी लगेगी, पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, उनके अलग वो हैं चीज़ें जो मेहनत करते हैं, जैसे तुम्हें छोड़ना, तुम्हें यहाँ से लेकर जाना, घर पर तुम्हारे सारे दिन देखना कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल कराना टाइम से, उनकी अलग टाइप की मेहनत है। लेकिन अगर तुम तब भी मेहनत नहीं कर रहे हो ना अपने एंड से, फिर गलत है, सुन रहे हो? तो तुम्हें एफर्ट्स लगाने चाहिए। कोई 90% पे तो ये नहीं बहुत है, चलो क्या ही करना है, 98 पे पहुंचना भाई, 99 पे पहुंच, एक भी लूप होल मत छोड़ो अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर नीचे हो तो धीरे धीरे चढ़ो, ऊपर चढ़ो जाओगे, 9th क्लास में बता रही हूँ ना, अगर मेहनत करोगे तो चढ़ जाओगे ऊपर, ठीक है। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि हाँ जी बैठे हुए हैं मजे से, बैग लिया आ गए यहाँ, यहाँ से फिर घर चले गए, बैग फेंका कोने में, फिर स्कूल का बस लिख दिया थोड़ा बहुत काम बैठ के मोबाइल देख के, और हो गया जी, वो पढ़ाई नहीं है, सुन रहे हो? एफर्ट्स लगाओ अपनी तरफ से, इंप्रूवमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, करके तो देखो 2 महीने, फिर देखेंगे। हाँ जी, अब तुम्हें पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? मैम सेल, बहुत सारी सेल जुड़ के क्या बनती है बच्चों? एक टिश्यू। बहुत सारी टिश्यूज जुड़ के क्या बनती हैं मैम? बहुत सारी टिश्यूज जुड़ के बनते हैं ऑर्गन, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ऑर्गन जुड़ के क्या बनेंगे? बहुत सारे और टिश्यू मैम जुड़ के इस तरीके से मैम ये बनाते हैं अपने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स। और तुम्हें पता है ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं? तुम्हारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? अपना एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? 2 ही कान है, एक एक करके। हाँ जी, सिस्टम आई एम आस्किंग, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पूछ रही, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बताओ, और बताओ, बताओ सिस्टम पूछे हैं तो सिस्टम तो बताओ, बहुत सारे। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, सिस्टम बहुत सारे, बहुत सारे, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। तो सिस्टम से बने हो तुम, सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है। आओ जल्दी। हाँ जी, फिर हमने साइंटिस्ट पढ़े थे, साइंटिस्ट रिवाइज करना हमारे लिए आसान है, हमें याद हो ही गए होंगे। हाँ जी बताओ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी या डेड सेल की? डेड सेल की करी थी। किस में से करी थी? पॉन्ड वाटर में से? किस में से? कॉर्क में से। डेड लकड़ी मैम कॉर्क में से, है ना? हाँ, क्या? नहीं, क्यों?
बेटा वो OLF फाइल थी, ये PDF बनाई है मैंने बैठ के, ये मैंने PPT पे बनाया है, फिर इसका PDF बनाया है, फिर किया है, 3 बार मेहनत करी है मैंने। हाँ बना दूंगी, अभी ये भी सिखाऊं, कुछ थोड़ी बाद के लिए भी छोड़ दो, PPT बनाना भी सिखा दूंगी, PDF बनाना भी सिखा दूंगी, सब सिखा दूंगी, ठीक है, मिल जाना क्लास के बाद, आओ। हाँ जी, क्योंकि रिवीजन है ना बेटा, अगर वो वाला अभी लाती दोबारा तो कोई फायदा ही नहीं होता, फिर फास्ट ना हो पाता ना, फिर तो सारा पता चलो ये लिख रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ा रही थी मैं तुम्हें एक एक चीज लिख लिख के ना। हाँ जी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है? एंटोनी वान लीवेनहॉक, ये वान है, कई बार बच्चे सोचते हैं वॉन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ए इसमें, ठीक है, स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत करते हैं। 1674 में मैम पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है, ठीक है। उसके बाद भाई आए रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में किस चीज की डिस्कवरी करी है? न्यूक्लियस की करी है, याद रखना है। अब इस पॉइंट्स को हमने यहां लिख लिया है, अगर तुम्हें न्यूक्लियस पे शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो तुम वहां भी इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, पुरकिंजे भाई साहब ने क्या करा था 1839 में? प्रोटोप्लाज्म मैम फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल के लिए ये टर्म दी थी, प्रोटोप्लाज्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ, बताया था कि भैया एक सेल के अंदर से अगर सेल मेम्ब्रेन हटा दोगे सब कुछ क्या है, उसका सब कुछ अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला था इसने। अब ये बताओ इस ईयर में और क्या हुआ था 1839 में? स्वान ने क्या किया था? वो सेल थ्योरी है ना, किस पे काम किया था स्वान ने? प्लांट्स पे। किस पे? एनिमल्स पे। श्लीडेन ने किस पे काम किया था? प्लांट्स पे। तो ये बात पूरी ध्यान रखनी है। फिर आ गए हम सेल थ्योरी पे। हाँ जी, सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चों? सेल थ्योरी मैम श्लीडेन एंड स्वान ने दी थी। हमें पता है कि ये बंदा है बॉटनिस्ट, ये बंदा है जूलॉजिस्ट। अब एक चीज बताती हूँ इंटरेस्टिंग तुम्हें, जो बच्चे आगे मेडिकल करेंगे ना, पहले यहां पर ब्रिटिश लिखा रहता था या इंग्लिश लिखा रहता था कि ये बंदा, इसकी कंट्री गलत लिखी हुई थी कि ये इंग्लैंड से, ऐसा कुछ लिखा हुआ था बुक्स में। अब नीट के कोर्स में जो बच्चे आगे डॉक्टर बनेंगे वहां पर अपडेट कर दिया, ये दोनों एक ही कंट्री के थे। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था क्लास में, है ना, तो तब भी फोकस किया था इस चीज पे। अब ये इसी बार जब मेडिकल का कोर्स अपडेट होकर आया, एनसीईआरटीज 11 12 की आई है अपडेट होके, तो वहां पर इसी बार करेक्ट किया है कि जर्मन है, दोनों जर्मनी के ही थे, दोनों जर्मन है। लेकिन ये बॉटनिस्ट है, ये किस पे स्टडी करता था? हाँ जी, बॉटनिस्ट किस पे स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। और जूलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। तो वैसे भी तुम्हें मैंने याद करवा दिया था क्लास में, स्वान, स्वान क्या होता है? प्लांट होता है। क्या होता है? एनिमल। सो इसने एनिमल्स पे स्टडी करी थी, इसने प्लांट्स पे। और इन दोनों ने मिलकर एक चीज दी थी, देखो ईयर भी अलग है, 1838 1839। क्या चीज बोली थी दोनों ने कलेक्टिवली कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे मिलके बने हैं। लेकिन भले ही इन्होंने स्टडी किस पे करी थी? प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो इन्होंने बताया था कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर इनके बाद कौन से भाई साहब आए 1855 में? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। अब तुम्हारी बुक में एक ये टर्म वैसे आनी नहीं चाहिए, बट ये आ सकती है, तुम्हें कल भी मैंने बताई थी जब मैं सेल डिवीजन पढ़ा रही थी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसको लिख लो कहीं पर, क्योंकि वो तुमसे पूछ लेगा इसका मतलब क्या है। हाँ कल लिखवाया था, एक बार और लिख लो। ये PDF में तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है, जिसके नोट्स पूरे नहीं हो इससे अपने नोट्स पूरे कर लेना, ठीक है, और जो भी है। इसीलिए मैं तुम्हारे सिर्फ 1 शॉट रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं तुम्हारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही? मेरे पास पूरा सिस्टम है रिकॉर्डिंग का और परफेक्ट सिस्टम है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि फिर तुम क्या करोगे, रोज घर जाके बस यही काम है, टेपा नहीं, फिर तुम रोज ही देखते रहोगे कि मैम ने ये किया हुआ है हमारे लिए। इसलिए नहीं कर रही हूँ, इसलिए 1 शॉट डाल रही हूँ बस, ताकि अच्छे से बस रिवाइज कर लो एक बार जब जरूरत पड़े। पहले नोट से पढ़ो, 10th की मैं डाल रही हूँ, हाँ 12th की भी डाल रही हूँ। हाँ जी ठीक है, सुन रहे हो ध्यान से, इसलिए कि तुम छोटे हो भी, तुम्हें पहले ये पढ़ने की आदत पड़नी चाहिए। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारे नोट्स कंप्लीट करना, बुक को रीड करना होता क्या है, ठीक है। ये तो तुम्हें मिल जाएंगे, किसी तुम्हें कुछ देखना ही नहीं ऑनलाइन कंटेंट। ये भी तब के लिए अगर किसी टॉपिक में अटको तो जाके उसको रेफर कर लो, ठीक है, तब के लिए। हाँ जी क्या हुआ, हवा कमा रही है क्या? क्या किसका है? कैमरा है वो, प्रोजेक्टर नहीं है। हाँ जी हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, ये इसके लिए एक वर्ड है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इसी का मतलब है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से बनेंगी, है ना। ये मेरे पास पुरानी सेल है और ये मैंने बना दी धड़ाधड़ नई सेल, मतलब सेल डिवीजन। तो इसने इसके बारे में बताया था। मतलब इसका मतलब तुम सोचो, पहली डेड सेल कब मिली थी? 1665 में। और ये कब पता चला है कि नई सेल कैसे बनती है? 1855 में। कितने साल लगे इसमें? तो मैम बहुत मैथ्स है, मैम बहुत मैथ है, तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, है ना। तो समझ रहे हो मतलब साइंस कैसे चलती है।
अब जैसे बहुत बच्चे ना बहुत एक बार कई बार सवाल पूछ लेंगे ऐसे, जैसे तुम लोग भी पूछ लेते हो कई बार, तो कई बार वो सवाल एक्चुअली तुम्हारे लेवल का है ही नहीं। मैं तुम्हें उस चीज़ को चाह के भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बैरियर्स हैं बीच में। तुम्हें बहुत सारे उसके आगे पीछे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ना, तभी एक टीचर रुक जाता है ना, कि बेटा बस इतना ही जान लो बहुत है। हाँ जी, अब इसको पढ़ो। ये मुझे पूरी एक्टिविटी तुम में से कोई बताया, क्योंकि मैंने क्लास में पूरी डिटेल में तुम्हें पढ़ा रखी है। जल्दी बताइए, हु विल टेल? एक बार इसको रीड कर लो। कौन मुझे बता देगा अगर स्कूल में एक्टिविटी लिखने को आ जाए कि ऑनियन पील की टेम्परेरी क्या बनानी है, प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील, अगर ये तुम्हें एक्टिविटी स्कूल में आ जाए लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप? मुझे बताइए जल्दी फट से। एग्जाम्पलर ले ली सबने? मोटिवेटेड रहो लाइफ में, सुन रहे हो? पीटीएम इसीलिए ताकि तुम्हें भी और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड किया जाए कि किस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि वही नहीं पता ना। देखो पेरेंट्स बेचारे सब चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, पेरेंट को ये नहीं पता, बच्चे को ये नहीं पता, आपस में मिसमैच इतना बड़ा हो रखा है। तो गाइड हम करेंगे, काम तुम्हें करना है। सुन रहे हो? हाँ जी बताइए जरा, कौन बताएगा स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसा कुछ आ जाए? मैम कुछ नहीं करना, एक ऑनियन लेना है, और ऑनियन की मैम इस तरीके से मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। एक हमें वो ले लेना जो प्याज हम खाते हैं ना मैम, उसका एक ऐसे एक पीस ले लेंगे, ठीक है? उस पीस को लेके मैम हम ये देखते हैं, प्याज के अंदर एक पन्नी सी होती है ना, उस पन्नी को क्या बोलते हैं? पील, है ना? एपिडर्मिस है बेसिकली, वो क्या स्किन सी मैम जो है ट्रांसपेरेंट टाइप की, उसको ले लेंगे मैम। उसको लेते ही ना हम पहले पानी में डाल देंगे। ये स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने पढ़े नहीं है, अब तुम देखते रहना यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? पहले ऑनियन बल्ब लिया, उसका एक पीस काटा, एक पीस में से एक पीस निकाला, और उसमें से उसकी स्किन या एपिडर्मिस हमने निकाल ली। फिर मैम हमने एक चाइना डिश ली हुई है, एक पेट्री डिश ली हुई है, उसमें पानी रखा हुआ है, उस सैंपल को हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैम वो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, उस सैंपल में पानी रहना चाहिए, या फोल्ड ना हो, बहुत गंदे से फोल्ड ना हो जाए। फिर क्या करना है? फिर मैम हमने एक स्लाइड लेनी है ग्लास की, और स्लाइड के ऊपर हल्का सा 1-2 बूंद पानी रखना, ये नहीं एक ग्लास पानी स्लाइड के ऊपर, है ना? स्लाइड के ऊपर 1-2 बूंद पानी की लेके मैम उस सैंपल को बहुत ही पतले से ब्रश से ऐसे उठाएंगे केयरफुली, और इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फोल्ड नहीं होने देना सैंपल को, है ना? सैंपल को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होने देना, फिर सेल्स अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो हमने क्या किया है मैम, वो जो एपिडर्मिस है ना, उसको प्रॉपरली स्लाइड के ऊपर बिछा लिया इस तरीके से। मैं तुम्हें ऐसे दिखा रही हूँ, स्लाइड ऐसे होगी, पता चला ऐसे ही बिछा रहे हैं सब नीचे, है ना? ऐसे, ठीक है? तो फिर क्या करना है मैम? फिर हमें थोड़ा सा डाई डालना है। क्यों डाई क्यों डालनी है? क्योंकि मैम ताकि हमें कुछ कलरफुल दिखे। जब हम अगर वैसे ही देखेंगे तो हमें बहुत प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम लोग पार्ट्स को। तो हमने उसके ऊपर कलर डाल दिया है, और उसके ऊपर हमने फाइनली क्या लगा दिया बच्चों? कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होती है मैम? ऐसे स्क्वायर टाइप की एक शेप की, एक ग्लास की ही बनी हुई होती है, कांच की, है ना? उसको ढक देते हैं ताकि सैंपल जो है वो अपनी पोजीशन पर क्या रहे? फिक्स रहे। ये स्लाइड है, और स्लाइड के ऊपर यहां पर सैंपल फिक्स है। फिर क्या करेंगे मैम? ये रेडी है टेम्परेरी माउंट, और इस टेम्परेरी माउंट को फिर रख देंगे माइक्रोस्कोप के यहां पर स्टेज पर, ये स्टेज कहलाता है। और बस ये है अपने पास एडजस्टमेंट। एक होती है कोर्स एडजस्टमेंट, एक होती है फाइन एडजस्टमेंट। एडजस्ट कर करके माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या करेंगे मैम? सैंपल को देख लेंगे। तुम्हें क्या दिखेगा इसमें? इसमें मैम हमें ये दिख जाएगा इस टाइप का, है ना? ना आएगी नहीं। वैसे मैं इस फिराक में हूं कि मैं एक खरीद लूं, ठीक है? होपफुली मैं देखती हूँ, अभी कुछ कुछ चीज़ें मैं सोच रही हूँ देख लूँ, है ना? खरीद लूँ, देख लूँ नहीं ठीक है? और उसके लिए मुझे काफ़ी देखना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर एक होगा तो तुम्हें हेल्प मिलेगी इससे, है ना? कोई बच्चा अपना सैंपल को देखना है, कोई चेक करना चाहे एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। हाँ जी, ये क्या है? बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये अब देखो इसमें भी ना बच्चों बहुत बार ये होता है, जैसे नाविया बोल रही थी कि मैम स्कूल में देखा था लेकिन न्यूक्लियस नजर नहीं आया, है ना? सो ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्टेनिंग में प्रोसीजर में कई बार सैंपल डिहाइड्रेट हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से चीजें नहीं दिख पाती। साइंस में हर चीज परफेक्शन होती है क्या? 10 बार करोगे वो चीज आ जाएगी, ठीक है? कोई भी काम को करने में साइंस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार करी और परफेक्शन नहीं। साइंस में चीजें बार बार करनी पड़ती है। जैसे तुमने पोटैटो वाली एक्टिविटी में देख लिया है, एक चीज को प्रूव करने के लिए, ऑस्मोसिस को प्रूव करने के लिए शुरू में क्या ले रखा है? एक आलू बॉयल लिया है मैम, और एक आलू खाली लिया है। क्या देखने के लिए? ऑस्मोसिस के 2 बीच वाले जो सैंपल थे उनको ये देखने के लिए कि उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है। तो साइंस में आगे पीछे की बहुत सारी स्टोरी तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ जी, एक बार इसको अपनी बुक से रीड करो, अगर ये तुम्हें लिखने को आए तो तुम लिख पाओ जल्दी। एक एक्टिविटी में जरूर दूंगी लिखने के लिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए तुम लोग बुक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इसलिए केयरफुल, अब तुम्हें अटेंटिव हो जाओ क्लास में। घर पे जाके 1 घंटा जरूर दो, तुम्हारी इंप्रूवमेंट फॉर श्योर होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंप्रूवमेंट ना हो। मैथ्स वीक है, 1 घंटा मैथ्स यहां करो, फिर आधा घंटा प्रैक्टिस करो, फिर घर जाके करो आधा घंटा भले ही। क्या? हाँ
क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस, हाँ 3 लेंस है ना, ये सैंपल के ऊपर रहेगी, ये भी है, ये भी लेंस ही है, ये एडजस्ट, ये दोनों लेंस है ना, घुमा के देखनी पड़ती है, अलग अलग मैग्निफिकेशन होती है इनकी, है ना, ज्यादा मैग्नीफाई करना है कम करना है तो आप वहां से कर सकते हो ये सारी चीजें। हाँ जी, क्या लिखना है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब, पहला, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द कॉनकेव साइड। हाँ जी, कॉनकेव साइड देख लो, मैं दोबारा से क्यों पढ़ा रही हूँ ताकि किसी को कोई वर्ड ना रह जाए। ये अंदर वाली साइड जो होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैम कॉनकेव साइड बोलते हैं, और यहां होती है वो पन्नी सी, है ना, जिसको एपिडर्मिस कह रहे हैं। हाँ जी, दिस लेयर कैन पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, दिस विल प्रिवेंट, प्रिकॉशंस भी लिखवा रखे हैं नोट्स में, प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और ड्राइड अप। हाँ जी, पानी में क्यों डाल रहे हैं तुमसे पूछ सकता है, तुमसे ये पूछ सकता है कि जब तुम टेम्परेरी माउंट बना रहे हो ओनियन पील का तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो एक प्रिकॉशन बच्चों ये भी है, ठीक है, कर लोगे? हाँ जी, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया है। मेक श्योर दैट द पील इज perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to transfer the peel. Now we put a drop of saffronin solution on this piece followed by a cover slip. ये मैंने तुम्हें as it is बता दिया है, तुम्हें याद रखना है स्टोरी की तरह। हाँ जी, take care to avoid air bubbles while putting the cover slip, ठीक है, with the help of a mounting needle. Ask your teacher ये और फाइनली माइक्रोस्कोप में देख लो, लिख लोगे स्टेप्स? हाँ जी, हो जाएंगे स्टेप्स। एक बार तुम में से कोई बता दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। जल्दी क्या करेंगे, बोलिए जल्दी, कौन बताएगा? सबसे पहला स्टेप, जल्दी एक एक करके बताते चले जाओ। पहले ओनियन बल्ब लेंगे, वो तो सबसे पहला स्टेप है, और पहले मैम उसकी वो एक पीस काटेंगे, फिर उसकी वो उतारेंगे एपिडर्मिस, उसको किस में डालेंगे? वॉच ग्लास, इसमें पानी है खाली? पानी वाली में, पक्का ना, है ना, पता चला खाली में रखे बैठे हैं। फिर और कटोरी, देखो वॉच ग्लास जो होती है ना वो किस चीज की बनी हुई होती है? वॉच ग्लास ग्लास की होती है, इसलिए वॉच ग्लास को ज्यादा प्रीफर करते हैं। चाइना डिश जो होती है वो आपकी वैसी होगी, सफेद रंग की, पत्थर टाइप की जैसी वो होती है ना, मोटर एंड पेसल देखा है? हाँ, तो वो वैसी कलर की होगी, पत्थर की होगी वो, तो इसलिए चाइना डिश को कम प्रीफर करते हैं। होती वो भी है यूज बर्निंग वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स में। यहाँ पर वॉच ग्लास ही लिख के आना, क्योंकि तुम्हें सैंपल दिखेगा पानी में अलग से, है ना, ट्रांसपेरेंट चीज पे। हाँ जी, और बताओ? बस स्लाइड पे वाटर पे सैंपल, सैफरन कवर स्लिप, देख लेंगे बस। हाँ जी, ये पूरा ये ठीक है, और ये इसकी स्टेम होती है, मॉडिफाइड स्टेम, और ये इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसमें भी कॉन्सेप्ट है। इसमें जो ऑनियन में हम खाते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स खाते हैं बेसिकली, लेकिन चलो उसको हम ज्यादा इग्नोर करते हैं। हाँ जी, ये बताओ जरा, इसमें क्या देखते हो? अगर हम 2 अलग अलग साइजेस के ऑनियन लेंगे, क्या इनमें क्या होगा? क्या सेल का साइज कुछ अलग होगा? नहीं मैम, चाहे हमारे पास बड़ी ऑनियन हो उसमें भी सेल का साइज यही होगा, और चाहे हमारे पास छोटी ऑनियन हो, जो सेल का साइज है इट विल रिमेन द सेम, सेल साइज will remain same. नंबर वेरी करेगा ऑफ कोर्स, है ना भाई, बड़ी है तो बड़े ज्यादा सेल होंगे, उसमें कम होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद चैप्टर में आया था कि मैम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे मिलके बने हैं? सब मिलके बने हैं सेल से। इसी बेसिस पर मैम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं मैम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल हैं। और एक चीज क्या बताई थी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ? मैनी के साथ एक और चीज बताई थी, बताओ, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था, मैनी एंड डिफरेंट, है ना। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब तो मैम बहुत सारी हैं। अब वो बहुत सारी एक जैसी भी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सारी सेल अलग अलग होती हैं। बहुत सारी तो हैं लेकिन सारी अलग अलग टाइप की भी होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की सेल है, बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है। तुम अपनी बॉडी में देख लो क्या क्या तुम्हारी बॉडी में, बोन सेल, ये सेल, नर्व सेल, ऑस्टियोसाइट, और बताओ जल्दी फटाफट, एडिपोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कितनी सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है? जहां जहां मोटापा है वहां सब एडिपोसाइट है, फैट सेल। और कहीं सबसे ज्यादा मोटापा कहाँ है बॉडी में? चलो बताओ, कौन बताएगा?
सबसे ज्यादा मोटापा कहाँ है बॉडी में? वेट, पेट, यस, और थाइज, हिप्स है ना, तो वहीं सबसे ज्यादा फैट सेल्स होती हैं बॉडी में। आ जाओ। हाँ जी, एग्जांपल्स देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन मतलब प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। और ये कौन है? ये एल्गी है। और ये कौन है? मैम ये प्लांट और एनिमल है, ये सारे मल्टी है, ये सारे यूनियन है। हाँ जी, फंगस किस में आएगी? फंगस इसमें आएगी मैम। और ईस्ट फंगस है, लेकिन वो यूनि है, ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है एक। मैम अभी क्यों ध्यान रखना है? बुक में तो कहीं नहीं दिया हुआ, 10th में काम आएगा, 10th में पढ़ोगे बेटर। अभी ये चीजें तो क्लियर कर लो, बेसिक चीजें है ना, कि कौन मल्टी, पता चलो कह रहे हैं वहाँ ईस्ट तो जी मल्टी सेलुलर था मैम 9th में, 10th तक आते आते यूनि हो गया। अभी पढ़ लो, है ना, कि ये यूनि है, ये सारे यूनि वाले याद रख लो, मल्टी तो तुम्हें पता ही चल जाएगा खुद से ही। डन। आ जाओ जरा। उसके बाद मैम हमने ये पढ़ा था कि हमें सेल्स की शेप और साइज में वैरायटी देखने के लिए मिलती है। देखो नंबर में तो है ही वैरायटी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी सेल है। इसी तरीके से शेप भी इनकी डिफरेंट होती है। हाँ जी, बनाने को आएगी सेल, अपनी रफ कॉपी खोलो और फटाफट ड्रॉ कर दो एक बार जल्दी से सारी, जल्दी। तुम्हारी तो तभी रिवाइज होंगी, यहाँ देख के क्या रिवाइज हो रही है तुम्हारी, जल्दी प्रैक्टिस नोटबुक लेके आया करो जब रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। और कल अपनी एग्जाम्पलर लेके आना, परसों, कल सैटरडे है ना, तो कल ही लेके आना एग्जाम्पलर। नोट्स कॉपी लेके आनी है, मैं चेक करूंगी सबकी। प्रैक्टिस नोटबुक लेके आनी है कल को, और आपको अपनी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लेके आनी है। प्रैक्टिस कॉपी रफ में किसी में बना दो, अभी जो भी है उसी में ड्रॉ कर लो। हाँ जी, मसल सेल्स कैसी होती हैं बच्चों? मैम ये होती है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसी होती है बताओ, कोई कौन बताएगा? मैम बताओ, बोलो जल्दी। स्पिंडल शेप का क्या मतलब है? मैम स्पिंडल शेप ऐसी होती है, कोने पिचके हुए और बीच में से मोटी, ये स्पिंडल शेप है, याद रख लो। अब आगे टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा। हाँ जी, ये क्या है? मैम ब्लड सेल्स हैं, इनमें हमने पढ़ लिया है जो आरबीसी होती हैं ऊपर से ऐसी होती हैं और साइडों से ऐसी होती हैं, है ना, और भी बहुत सारी सेल होती है। देखो तुम्हारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व सेल, फटाफट मैसेज ट्रांसफर करती है, ठीक है। हाँ जी, ये कौन है? फैट सेल। फैट सेल का क्या नाम है? एडिपोसाइट। ये नाम याद करोगे कर लेना, नहीं तो अगले चैप्टर में याद कर लेंगे। हाँ जी, बोन सेल देखो कैसी है मैम, स्टार शेप की है ना। स्पर्म कैसा होता है मैम? ये टेडपोल शेप का होता है, इसका सर होता है ये, और पीछे एक लंबी सी पूंछ होती है ना, ये सब पढ़ रखा है हमने क्लास में। ओवम क्या है मैम? ओवम भी देखो बड़ी सी सेल है ना, ये क्या है? ये लार्जेस्ट सेल है बॉडी की, भारी भड़कम सबसे हैवी। सो ये सारी शेप्स पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें आ जाए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो वैरायटी ऑफ शेप्स के होते हैं, गिव जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। तो कोई भी 2 एग्जांपल लिख के डायग्राम बना देना कि भाई ले देख ले। बोन सेल स्टार शेप की बना देना, ये देखो है ही क्या, कहाँ पे पढ़ेंगे? टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। देखो बोन सेल बहुत सारे टाइप की होती है, बहुत सारी, है ना। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑस्टियोसाइट के बारे में अगले चैप्टर में। बस यहाँ पे शेप याद कर लो, अगले में पूरा पढ़ेंगे क्या क्या होता है, बोन का स्ट्रक्चर काट के पढ़ेंगे कि अगर एक हड्डी को काटे अंदर सेल कैसे दिखती हैं। हाँ, उसके लिए काटनी पड़ेगी अंदर झांकने के लिए किसी और। हाँ जी, तुम्हारी नहीं, किसी और की काट लेंगे। आओ इधर। स्मूथ, नहीं तुम्हारी निकाल लेंगे फिर। आओ, स्मूथ मसल सेल कैसा है? स्पिंडल शेप का है मैम, लंबा सा है। आरबीसी कैसी है? राउंड है मैम, बाइकॉनकेव है। ओवम कैसा है? स्फेरिकल है मैम, बॉल जैसा। स्पर्म कैसा है? टेडपोल शेप। हाँ जी, स्पर्म क्या होता है मैम? एक सिर होता है स्पर्म का और पीछे पूंछ होती है। सो हेड है और इसकी नेक भी है स्पर्म में, और टेल है। इकलौती सेल है हमारी बॉडी की जिसके पास क्या है? टेल इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। अकेली सेल, ह्यूमंस की अकेली सेल, और किसी के पास फ्लैजिला नहीं है, पूंछ नहीं है, कोई सेल नहीं चल सकती हमारी, सिर्फ ये चल सकती है। हाँ जी, अब ये नहीं कि बॉडी में से खुद ही निकल के बाहर आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ जी, कौन, किस बैक्टीरिया में स्पर्म सुने हैं तुमने? यूकैरियोटिक है बेटा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी ना नहीं उसका। लो देखो, हाँ रुक जा बता रही हूँ। एक चीज बता देती हूँ जो तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर देगी। ये पूछे वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, यहाँ मिडल पीस वगैरह, नेक वैक सब कुछ होता है, इसके पास गर्दन भी है, एक मिडल पीस भी है। कोई आम इंसान नहीं है, अच्छा खासा स्मार्टी है ये। अब ध्यान से सुनो, हाँ यहाँ पर इसकी गर्दन होती है एक छोटी सी, और यहाँ एक बड़ा सा मिडल पीस होता है। स्पर्म का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है।
अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि यूकैरियोटिक है, इसके पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है बढ़िया वाला। तो ये चीज तुम्हें इस चीज में हेल्प कर देगा कि ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि प्रोकैरियोटिक नहीं है। ह्यूमंस के अंदर बनती है ना सेल, हाँ जी, तुम्हारे हमारे अंदर बनती है ना, सारे जानवरों के अंदर। ठीक है, एक स्पर्म के पास या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पर्म टू स्पर्म। हाँ जी, ये ध्यान से सुन लो, इसके पास बढ़िया वाला न्यूक्लियस है इसके सर में, इसका मतलब कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो फ्लैजिला से कंफ्यूज नहीं होना, फ्लैजिला होने का मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोटिक है। हाँ जी, फिर तुम्हें पता है बोन सेल कैसी है, स्टार शेप्ड। कौन सी बोन सेल की बात कर रहे हैं, ऑस्टियोसाइट। मैम और भी बोन सेल होती है, हाँ जी बहुत सारी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, बहुत सारी होती है, तुम्हें बस ये याद रखना है। न्यूरॉन कैसी है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। हाँ जी, ब्रांच क्यों है बताना जरा, कौन बताएगा ब्रांच क्यों है, क्या ब्रांचेस हैं मैम, उसमें ऊपर सर में निकली हुई है ना, ये निकली हुई है ना मैम, ये ब्रांचेस हैं, क्या बोलते हैं इन ब्रांचेस को, आगे पढ़ेंगे, डेंड्राइट्स है ना, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है पतले पतले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। हाँ जी, फैट सेल कैसी है मैम, राउंड है, गोलू मोलू। कहाँ गया इसका न्यूक्लियस, हाँ जी न्यूक्लियस साइड में क्यों चला गया, जल्दी बताओ, इसका न्यूक्लियस साइड में क्यों गया मैम, ये फैट को स्टोर कर रहा है ना, सारा सामान तो ये फैट को ही रखने में अपना सारा स्पेस इसने बेचारे ने घेर दिया है। ठीक है, और देखो इसका भी न्यूक्लियस कितना बड़ा है, ये इतनी बड़ी क्यों है, एग सेल, इस सबके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिक यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसको खाना स्टोर करना होता है अपने अंदर, ठीक है, स्पर्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक है। हाँ जी, आ जाओ। जब अब तुम्हें पता है कि मैम जिसकी जो शेप होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो होगा उसका फंक्शन डिसाइड, शेप के ऊपर। जैसे जो हमारे न्यूरॉन्स है बहुत लंबी लंबी है नर्व सेल्स, क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है मैम, अगर मुझे यहाँ पर कोई चोट लगी है ना, उस मैसेज को कहाँ लेकर जाना, मेरे ब्रेन तक लेकर जाना। तो मैसेज इंपल्स नर्व कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन का काम है, तो बड़ा होना बहुत जरूरी है। पता चला जी यहाँ लगी थी, 2 घंटे में मैसेज पहुंच रहा है, धीरे 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 धीरे, इसलिए लंबी सेल है, यहाँ से मैसेज सीधा दौड़ के कहाँ जाएगा, सीधा ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे अभी। अमीबा की चेंजिंग शेप है, हाँ जी, इसकी भाई की कोई शेप क्यों नहीं है, ये इसको किस चीज में हेल्प कर रहा है मैम, बहुत चीजों में हेल्प कर रहा है, जैसे कि बताओ जल्दी कौन कौन सी चीज में हेल्प कर रहा है मैम, मूवमेंट में, क्योंकि कोई शेप नहीं है तो कहीं भी मूव कर जाता है। ये क्या बनते हैं, इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट। ये और क्या है मैम, फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, इनटेक या फिर कैप्चर ऑफ फूड, जहां भी खाना पड़ा होगा खाने को खींच लेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो ये मैम, ये साइज ऑफ सेल जो है ये कभी भी डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। ऐसा नहीं है कि मैं लंबी हूं तो मेरी सेल, मेरी नर्व सेल लंबी होगी, या तुम छोटे हो तुम्हारी छोटी होगी, भाई ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑप्टिमम साइज होता है और वही होगा सबके अंदर। साइज ऑफ सेल डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की सेल जो है, प्लांट में अलग टाइप की सेल्स मिलेंगी, अलग साइज होगा, एनिमल में अलग टाइप की सेल्स मिलेंगी, अलग साइज होगा। तो वो बोल रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में अलग है, वो सबकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हाँ जी, सबसे छोटी सेल कौन सी है बच्चों, पीपीएलओ, फुल फॉर्म बताओ जल्दी। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच कांडा, जल्दी बताओ मुझे, कौन बताएगा पीपीएलओ की फुल फॉर्म बिना देखे, बिना देखे, देख के तो फिर मैं ही बता दूंगी, इसमें क्या है, मैं यही लिख दूंगी, बिना देखे बताओ, चलो चॉकलेट प्रॉब्लम है ये, चलो वो और बताओ बिना देखे, लेकिन अब तो गई, अब कोई चॉकलेट नहीं मिल रही, जल्दी बताओ क्या है, पी, इनसे तो बोला ही जाए, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्या आपने क्या बता दिया था, मेरी 2 निकालो, मैं तो 10th वालों से मांग रही थी, सर ने दी थी एक बच्चे को 10th में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, एक ही बच्चा सोच पाया था लॉजिकली, उसने ही चॉकलेट पार्थ तेरे से शेयर करी थी ना उसने, फिर बता रहा था मुझे गोटी से शेयर करनी है, मैं गोटी कौन, तो क्या था मैं, हाँ जी, तो एक फिर मैंने बच्चों को क्या बोला, जब साइंस का टेस्ट हुआ मैंने कहा जिसके हाईएस्ट आएंगे वो मुझे देगा, कह रहे मैम सर ने तो दिए, और नहीं हाईएस्ट तो आने ही थे किसी ना किसी के, कह रहे मैम सर ने तो दिए और आप तो मांग रहे हो, क्या ना भरते देते, चॉकलेट के चक्कर में पेपर नहीं देंगे क्या, कैसी बात करते हो, डन, ये नाम याद कर लो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका मतलब ये है कि अपनी शेप चेंज कर लेता है,
प्लूरोनिमोनिया का मतलब है इसकी बहुत सारी शेप्स पॉसिबल हैं, ठीक है, लेकिन इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, तुम यहीं तक याद कर लोगे तो भी बहुत है। इसका मतलब यही है, प्लूरोनिमोनिया का मतलब यही है कि अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ऑक्सीजन के बिना भी रह लेता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये काफ़ी अच्छा खासा क्या है, बैक्टीरिया है फंगस है? बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया की कैटेगरी में। तुम इसे मत भेजो, अपना देख लो पहले, पता चला सारे पैसे इसको मून पे भेजने में खर्च कर दिए। हाँ जी ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी सेल है। आ जाओ जरा, अब एक चीज है यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, बताना जरा क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? काम को मिल बांट के करना मैम, जैसे घर में भी होता है ऐसा ही मैम हमारी बॉडी में होता है, ऐसा ही हमारे सेल के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। हाँ जी बताना जरा, घर में क्या काम बांटते हो तुम? मेरे बेटे की 3rd क्लास की बुक में एक चैप्टर था, गरिमा और केशव की स्टोरी थी। गरिमा जो थी बहुत अच्छी लड़की थी, सारा हेल्प करती थी मम्मी का सब कुछ, और केशव जो था वो बस मोबाइल देखता रहता था और लेज अराउंड द हाउस, मतलब इधर बैठे उधर बैठे ये काम करता था। तो मेरे बेटे के दिल में वो स्टोरी दिमाग में इतना घर कर गई है, अब वो जब भी मेरी कुछ हेल्प करता है ना, मैं उसको बोलती हूँ बेटा ये इधर रख दो, कहता है मम्मा आई एम लाइक गरिमा, आई एम अ गुड बॉय। मैंने कहा हाँ, उसकी मतलब बच्चे ऐसे सीखते हैं चीज़ों को, उसने वो स्टोरी पकड़ ली है, उसको ये पता चल गया है कि जो घर में हेल्प करता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वो कुछ भी करेगा ना, एक बर्तन इधर से उधर भी रखेगा, आई एम लाइक गरिमा मम्मा, आई एम अ गुड बॉय, एकदम तुरंत ये बोलता है? मैं समझ नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अभी आएगी, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम भी कोई अच्छी चीज़ पकड़ लो जिंदगी में, उसको फॉलो करो फिर। 7th की एनसीईआरटी में कौन सी? हाँ तो उनको पढ़ा करो अच्छी सी, है? बूझो पहेली तो खैर, वो तो साइंस की बातें करते हैं। हाँ जी, अब बॉडी की बात करते हैं। हार्ट क्या करता है बच्चों? पंपिंग ब्लड। स्टमक क्या करता है? डाइजेस्ट। और बताना और ऑर्गन्स क्या करते हैं तुम्हारे? करते भी है कि नहीं? बस ब्रेन नहीं करता, बाकी तो सारे चकाचक काम कर रहे हैं, खाने पीने वाले तो सांस सूस तो सब ले रहे हैं। हाँ जी बताना जरा, ब्रेन क्या करता है तुम्हारा? थिंक करता है ना। आज एक काम करना, आज टास्क है तुम्हारे लिए, आज यही डिवीजन ऑफ लेबर है। हाँ है, बस तुम्हें ही नहीं बताता कि मैथ्स कैसे पढ़ना है सबको। आज ये काम करना घर जाके, देखो तुम्हें आज ये पता चल गया एक चीज, ब्रेन का काम होता है सोचना। तो घर जाना, बैठना, तसल्ली से सोचना। सोचने का मतलब ये नहीं कि सोना, सोचना। सोचो ये कि आगे क्या करना है फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो करना है वो कैसे अचीव होगा, इस चीज के बारे में सोचो। या कुछ करना ही नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान मिल ही रहा है अपना, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। आओ इधर। हाँ जी, सेल के अंदर कौन है मैम? सेल के अंदर तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनाइज, अब तो हम सारी पढ़ चुके हैं मैम, मास्टर बन गए हैं। ये तो रिवीजन है, इसमें तो सब पढ़ लिए हैं। बताना जरा, ये तो लिखी हुई है, ये सबको पता है। और बताओ जरा, जो बाकी पढ़ी थी उनमें क्या करती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है मैम? हाँ जी, वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो चैनल्स बनते हैं, है ना, रास्ता प्रोवाइड करता है। एसईआर का क्या रोल था? लिपिड्स बनाता है। और मैम लीवर के वर्टिब्रेट्स की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को, ड्रग्स को, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका मतलब काम सब बटे हुए हैं, सेल के ऊपर भी कोई भार नहीं है बहुत ज्यादा जिंदगी में। जैसे तुम्हें लगता है ना तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा भार है, स्कूल को काम, ये काम, वो काम, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, टेस्ट वेस्ट, सब सबकी जिंदगी में काम है भाई। देखो कितना काम है सेल को, और सेल ने वो काम बांट रखा है। लेकिन तो तुम भी बांट लो, टाइम अपना मैनेज कर लो, टाइम मैनेज करो इस घंटे ये। ओह माय गॉड, चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। हाँ जी ये बताओ कैसे, क्या पढ़ा था इस एक्टिविटी में? तुम ही बताओ जल्दी, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी बोलिए फटाफट, क्या पढ़ा था इस वाली एक्टिविटी में? इस वाली एक्टिविटी में मैम ये पढ़ा था, इन्होंने ये कहा है कि अब आप लीफ और रूट की सेल्स को कंपेयर करो, और फिर कुछ सवाल पूछे थे। क्या क्या सवाल पूछे थे? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, ये पूछा है पहला सवाल। क्या सारी की सारी सेल्स, अगर रूट की बात कर रहे हो और लीफ की, ये लीफ है से फॉर एग्जाम्पल, और ये रूट है मैम, तो वो ये कह रहा है क्या सारी सेल्स एक जैसी हैं? नहीं। अब तुम्हें पता चल गया क्यों नहीं है एक जैसी। किसी भी प्लांट की ले लो, ये लो, तुम्हें पता है कि मैम इसका फंक्शन अलग है और इसका फंक्शन मैम अलग है। तो अब तो हमने पढ़ लिया है कि फंक्शन अलग है, तो शेप भी क्या होगी? दोनों का मैम शेप एंड साइज जो है वो डिफरेंट होगा। सो इसने पूछा है लुक अलाइक, यस और नो?
नो। हाँ जी, दूसरे का आंसर दो जरा। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, ये भी नो, होगा ही नहीं। शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर सब अलग होगा। नहीं, शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग है। कैसे? साइज तो ये है ना बड़ा छोटा, वो सेम शेप वाली सेल्स बड़ी छोटी भी हो सकती हैं, तो ये साइज को भी देख रहा है कि बड़ी छोटी, हाइट कैसे है, कितनी ब्रांचेस हैं, वो सब। हाँ जी, कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी? ऑफ कोर्स मैम, हमें पता है जो हमारी लीव्स की सेल होंगी उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, अगर किसी और प्लांट की बात करते हैं, है ना। और रूट्स में क्या देखने के लिए मिलेंगे? मैम ये क्या होगा? इसका काम तो मैम ट्रांसपोर्ट का है। इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? क्या बोलते हैं उनको? हेयर सेल्स। क्या होते हैं वो? रूट हेयर्स। तो मैम उसके अंदर रूट हेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें स्टोमेटा मिलेंगे मैम, इसमें स्टोमेटा नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल अलग अलग है भाई, पार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग शेप एंड साइज की सेल्स हमें दिखने वाली। हाँ जी, सिमिलैरिटी क्या होगी लेकिन? अगर तुम ये कह रहे हो, चाहे लीफ की बात करो वो भी प्लांट की सेल है, चाहे तुम रूट की बात करो वो भी प्लांट सेल है। हाँ जी, क्या सिमिलैरिटी होगी? मैम सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी सभी में, और मैम न्यूक्लियस होगा। ऑफ कोर्स, समझ गए ना। तो ये पूछा हुआ है, इसका आंसर दे देंगे आराम से। हाँ जी, अब आ जाओ आगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मैम पहली चीज पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरी चीज पढ़ी थी सेल वॉल, फिर मैम आए थे न्यूक्लियस पे, फिर आए थे साइटोप्लाज्म पे, फिर आए थे सेल ऑर्गेनेली पे। ये सारी चीजें पढ़ी थी एक एक करके। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। हाँ जी, इधर आ जाओ जरा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आओ जरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है मैम? सबसे ऊपर वाली कवरिंग है। क्या सभी सेल्स में सबसे ऊपर है ये? नहीं। कौन से सेल में? कौन से सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये? एनिमल में। अगर मैं ये कहूं ना आउटर मोस्ट, तो मैम ये ठीक है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि आउटर मोस्ट है, लेकिन ये सिर्फ आउटर मोस्ट एनिमल में है। हमें पता है बाकी सभी सेल्स के ऊपर क्या होती है बच्चों? सेल वॉल। तो सेल वॉल आउटर मोस्ट है बाकी सभी सेल्स में, बट एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट है। अब ये कह रहा है क्या काम है? हाँ जी, दीवार का क्या काम होता है? घर में दीवारें क्यों बनती हैं इतनी सारी? क्या काम है उस दीवारों का? मैम दीवारों का काम होता है कि अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको अलग करना, किससे? बाहर के एनवायरमेंट से, है ना। तो ये पहला काम है। हाँ जी, कैसी होती है? मोटी पतली होती है मैम। फ्लेक्सिबल होती है, क्यों फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि मैम लिपिड्स की बनी हुई है ना। और लिविंग है, डेड नहीं है, और डेलिकेट है, बहुत ही पतली दुबली, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी वाली मेम्ब्रेन है। हाँ जी, और किस चीज की बनी हुई है? लिपिड्स कैसे होते हैं? ऐसी शक्ल होती है मैम लिपिड के मॉलिक्यूल की, और ऐसी दो लेयर होती है, एक नहीं होती, दो लेयर, और बीच बीच में क्या धसे होते हैं? ये 3D। ध्यान से देखो इसको। मतलब मैम अब ध्यान से सुनो, तुम्हें एक चीज, इधर एक चीज सुनो। ऐसे बनाते हैं ना सेल को, सुनो ध्यान से पहले यहां। हाँ जी, सेल को ऐसे बनाते हो ना, इसका एक पीस काटोगे, एक कहीं का भी कोना, तो ये ऐसी दिख रही है। इसका मतलब मैम ये ऐसी सारे में ऐसे होगी कि गोल, इसको गोल में इमेजिन करो, ठीक है। मतलब यहां पर भी सारे में ऐसे ही डबल लेयर, ये सेम चीज जो है ना ऐसे रिपीट होकर गोले में आएगी। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रही हूँ? सेल ऐसा है गोल, सेल मेम्ब्रेन का एक पीस काट के दिखा रखा है, वो लिपिड बाइलेयर है। इसका मतलब ये सेम चीज यहां 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 चारों तरफ होगी, पूरी सेल के पूरी बाउंड्री पे होगी वाली सेम चीज। और ये सिंगल लेयर है, लिपिड की दो लेयर एक लेयर बनाती है, किसकी? मेम्ब्रेन की। कभी इसको सोचो गलत है ये, ठीक है। अब कभी सोचो कि मैम बस ये इतनी है सेल मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर नहीं भाई, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक लेयर है पूरी। लिपिड की दो लेयर होती हैं, लिपिड की दो लेयर हैं, लेकिन ये है सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज सिंगल लेयर, भले ही इसमें लिपिड की दो लेयर है। इसको मत कंफ्यूज करना उसके साथ। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उनके ऊपर दो लेयर्स हैं, वो प्रॉपर अलग से कवरिंग है, दो, ये एक ही है, एक की शक्ल ऐसी है, ठीक है। अभी टेस्ट में देखूंगी क्या करोगे, टेस्ट है ट्यूसडे को इसी चैप्टर का, पढ़ लेना। अब देखो एक चीज और है, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होगा, कुछ पढ़ाई में होता ही नहीं जादू यार।
पढ़ाई में ना उतने एफर्ट्स टीचर के चाहिए उतने ही बच्चे के चाहिए। तुम्हें दिक्कत आ रही है, मैं हूं यहाँ, बैठो आधा घंटा एक्स्ट्रा मेरे साथ, बैठो। नहीं समझ में आ रही, समझो, समझने की कोशिश करो। आज तक नहीं पढ़े हो कभी, शुरुआत करो। स्कूल के एग्जाम पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो, वो तो पता ही तुम्हें क्या होता है उनमें, ठीक है। किसमें? इसमें? क्यों? तो बेटा फिर यहाँ जरूरत ही क्या थी आने की, अगर वहां इतना डिटेल में बता देते तो यहाँ क्या दही लेने आ रहे थे? आओ, देखो ऐसी होती है शक्ल मेम्ब्रेन की। ये लिपिड की इस तरीके से एक गोलू, ये दूसरा गोलू, ये लिपिड बाइलेयर है, और बीच बीच में ऐसे प्रोटीन्स धसे हुए हैं। हाँ जी, कोई क्या पूछ रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ी हुई है, पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तुमसे सीधा सवाल ये पूछेगा कि जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है, तो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है। थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, बट वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कभी भी, ना उसको खुद पता होगा। इधर आओ इधर आ जाओ। हाँ जी, क्यों इतनी लेट क्यों देखी गई, कब देखी गई? 1950 में देखी गई है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें भी दिखाया है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर था ना बच्चों, अब वो ये भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये स्ट्रक्चर दिया था दो साइंटिस्ट लोगों ने, सिंगर एंड निकलसन ने ये स्ट्रक्चर दिया था, और ये इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बट ये तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा 11th क्लास में फिर डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का दिया हुआ मॉडल है, साइंटिस्ट लोगों ने समझाया था मिलके, दो साइंटिस्ट लोगों ने, कि भैया ये मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ऐसी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ जी, इतनी लेट क्यों देखी गई? 1950s में मैम देखो कब से लगे पड़े हैं, 1665 में डेड सेल, 1674 में लिविंग सेल, 1855 में वो नई सेल कैसे बनती है, और इतनी लेट सेल मेम्ब्रेन पता चली है, इसका स्ट्रक्चर पता चला। क्यों? क्योंकि बच्चों जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी डिस्कवरी लेट हुई है, और तभी देखी गई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दो टाइप के होते हैं, सैम और टैम। अंदर का भी देख सकते हो सेल के, और बाहर का भी पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हो, सैंपल रख के। महंगा होता है, लाखों में है, महंगा होता ही है। हाँ, गोल्ड की होती है। हाँ जी, इधर आ जाओ। कैसी मेम्ब्रेन है ये समझाओ मुझे कोई। इसको सेलेक्टिवली परमेबल या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? मैम वो सारी चीजों को अलाउ नहीं करती है, वो कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करती है। एक गार्ड की तरह है कि एक बिल्डिंग में गार्ड बैठा हुआ है, वो सबको जाने नहीं देगा। ये नहीं कि दरवाजा खुला हुआ है मॉल का, चलो आ जाओ जी भाई साहब, सब अंदर। क्या करते हैं, स्कैनर लगा रहता है ना एक, देखते हैं इसके बाद बम वम नहीं है, बंदूक नहीं है, पता नहीं वो लोग कैसे घुसते हैं, उसमें से वो भी घुस जाते हैं, ठीक है। हाँ, खराब पड़ जाते हैं सीसीटीवी गार्ड, ऐसे होते हैं। इधर इधर बोलती हूँ, ऐसे सुकड़े से गार्ड, एक पतली सी बंदूक। आओ इधर। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड द सेल। हाँ जी, कैसे चीजें इधर उधर हो सकती हैं? डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से, ठीक है। हमने लेकिन क्लास में पढ़ लिया कि दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, एक्टिव में एनर्जी खर्च होगी, बट तुम्हें पता है अब तुम्हारे से काम बन जाएगा। हाँ जी, डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मैम, जब कोई चीज अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जाए। और देखो एक चीज और है, जब पढ़ना शुरू करोगे ना, जब पढ़ना बच्चा शुरू करता है तो हर्डल्स बहुत आते हैं। सीरियसली पढ़ना जब शुरू करते हैं, देखो मस्ती मुस्ती में तो ठीक है, यहाँ थोड़े से नोट्स लिख लिए, थोड़ा घर जाके पढ़ लिया, पेपरों से पहले रट्टे लगा दिए, वो पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो सीरियस पढ़ाई होती है, जब हमें पता है कि हमें ये करना है और हमें ये चीज़ करनी है टाइम से, तो उसमें थोड़ी सी वो थोड़ा सा वो आता है डिप, कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। ये मोटिवेट रखने का एक तरीका, हमने कोई टारगेट सेट करो एक, कि ये टारगेट है, ये अचीव करने के लिए इतनी मेहनत मुझे डेली करनी पड़ेगी, तब जाके होगी, ठीक है। तो कुछ अपना सेट करो। हाँ जी, अब बताओ जरा क्या होगा। डिफ्यूजन का मैम सीधा सा मतलब है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जा रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और वो चीज को किसी चीज के धक्के की जरूरत है नहीं मैम, वो अपने आप जाती है, अपने आप सेल्फ देयर ओन अपने आप जा रही है। कोई भी चीज अपने आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाए, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हाँ जी,
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारे सेक्शंस अलग अलग आते हैं ना पेपर में, वहां पर लिख देना इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पर ये लिख देना, ये वहां पर लिख दोगे तो भी गलत नहीं चलेगा, वहां ये भी तो सेम चीज है ना, वहां पर भी क्या होता है, पानी में जो शुगर डिजोल्व करते हैं तो डिफ्यूजन की वजह से मिक्स हो जाती है ना, वहां भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन इसकी शुगर के क्रिस्टल्स में है वो क्या हो जाता है, पूरे में मिक्स हो जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है पानी में अपनी, है ना, कोई भी लिख देना, ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, अपने आप से जल्दी से हो रही है, ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स में कहाँ कहाँ डिफ्यूजन देखने को मिलता है मैम, जो गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, कहां पर, सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, और सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। हाँ जी, ऑस्मोसिस कहाँ हो गया बेटा, ऑस्मोसिस तो पानी के लिए यूज करते हैं ना, है ना मैम, सॉलिड का अपने हाई से लो जाना, लिक्विड का अपने हाई से लो जाना, गैस का अपने हाई से लो जाना विदाउट एसपीएम, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, सॉलिड्स में भी हो जाता है। क्या, हाँ उसमें जो सॉल्वेंट है वो अपना लिक्विड होगा, ऑफ कोर्स होगा सॉल्यूशन में। हाँ जी, ऑस्मोसिस की बात कर लो जरा, ऑस्मोसिस दो टाइप का है, कौन कौन से दो टाइप है, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो का क्या मतलब होता है, आउट, गेट आउट बताओ जल्दी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये क्या है मैम, ये सेल है, ये अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कौन है ये, सेल मेम्ब्रेन, बताओ जरा क्या हो रहा है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन है, पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, और अब के बताओ क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन किया था, जल्दी बोलो। जब मैम पानी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, ये क्या है, हाँ लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बट वाटर के लिए ज्यादा अक्सर यूज कर रहे हैं तुम्हारी बुक्स में, तो वाटर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बताना जरा क्या हो रहा है ऑस्मोसिस में, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहे हैं, क्रॉसिंग क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। लेकिन यहां पर सेल के बाहर आ रहा है पानी, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब ये है कि सेल से बाहर आ रहा है। हाँ जी, ये बताना जरा यहां पर ये क्या होगा, सोच समझ के, ये सेल है और यहां पर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने बहुत सारे ये, और यहां पर ये मैंने इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स बताए। अब बताओ जरा पानी कहां से कहां जाएगा, पक्का, तो ऑस्मोसिस है डिफ्यूजन है, सोच के, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस होने के लिए दो कंडीशन चाहिए ही चाहिए, तीन, पानी, लिक्विड, मेम्ब्रेन और एक ग्रेडियंट। क्या ग्रेडियंट का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है मैम, एक चीज एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम, वो चाहिए ही चाहिए, तीन चीजें चाहिए भैया ऑस्मोसिस होने के लिए, पानी, ग्रेडियंट एक जगह ज्यादा एक जगह कम, और एक बीच में मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ जी, एंडोऑस्मोसिस देख लो क्या होता है, ऑफ कोर्स एंडोऑस्मोसिस ये होगा मैम, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर कैसा है, हाई, और यहां पर कैसे है बच्चों, लो, तो बताओ जरा कहां से कहां मूव करेगा पानी, हाई टू लो। यहां पर भी ऑस्मोसिस है डिफ्यूजन है, हाँ जी ऑस्मोसिस है, लेकिन अंदर जा रहा है, एंडो मतलब अंदर, तो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एग्जांपल है एंडोऑस्मोसिस का। बताना जरा, एंडोऑस्मोसिस को बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ रखी है तुमने, जल्दी बोलो फटाफट, है कोई ऐसी एग्जांपल बता दो बस एक दो कि मैम उसमें हमने पढ़ा था, रेजिन्स जो है मैम पानी में डालते फूल जाती है, क्या है, एंडोऑस्मोसिस है या एक्सोऑस्मोसिस है, एंडो है ना, पानी अंदर चला गया मैम, जब भी सेल के अंदर पानी जाए तो एंडो, सेल के बाहर पानी जाए तो एक्सो, ठीक है क्या, एक्सोऑस्मोसिस क्या ये उसने उस दिन ही पूछा था जब क्लास में पढ़ा रहे थे, क्या एग्जाम्पल एक्सो का, वही वाली रेजिन्स को किस में रख दो, सॉल्ट सॉल्यूशन में, पानी बाहर निकल के आ जाएगा। और कोई सब में कर सकते हो, एग में भी कर सकते हो, ऐसे ही किसी भी चीज में कर लो, किसी भी सेल में जो टर्जिड है उसको किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है।
चलो कल इसको ख़त्म कर देंगे फिर।